तो एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स, और अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारे फुल सिलेबस संडे टेस्ट की। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं, और सवाल ये है कि a rocket is launched into the sky and its acceleration is directed towards। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि जब आप रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, और जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और हमें ये बात पता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों का सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर वेलोसिटी अपवर्ड्स है तो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स होगी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है ये एक्सेलरेट कर रही है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट सवाल है कि a 5 kg ब्लॉक इज मूव फ्रॉम रेस्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो सवाल हमें डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर का। यहाँ पर जो फोर्स है हमें वो दी हुई है 20 न्यूटन की, और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें कहा हुआ है 40 जूल आई है, तो एंगल फोर्स एक्स एक्सिस से कितना बना रही है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री एंगल बना रही होती, ठीक है, तो हम इसको कर देते कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस। यहाँ पर एफ जो है ये हमारे पास 20 है, डिस्टेंस जो है वो 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास 80 जूल इसका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें कहा है कि काइनेटिक एनर्जी 40 जूल है, यानी कि जो अफेक्टिव वर्क है वो कितना हो रहा है, 40 जूल हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि अफेक्टिव वर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर ये जो है ये 40 जूल है, मैक्सिमम वर्क हमारे पास 80 जूल हो सकता है, तो थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, जो कि होता है हमारे पास 60 डिग्री। तो ऑप्शन डी जो है 60 डिग्री वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट अ सर्कुलर रोड कैन प्रोवाइड टू अ 100 kg कार इज 200 न्यूटन। तो अगर ये कार 5 मीटर पर सेकंड से टर्न लेती है तो क्या होगा। देखें स्टूडेंट्स, असल में जो फ्रिक्शन होती है वो हमें प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हमें कहा हुआ है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 200 न्यूटन मौजूद है रोड के अंदर। अब हम देखते हैं कि कार को टर्न करने के लिए चाहिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसके लिए हम mv² r कर लेंगे। अब यहाँ पर कार जो है वो उन्होंने हमें मास दिया हुआ है 100 kg, वेलोसिटी का उन्होंने हमें कहा हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और रेडियस जो है वो हमें दिया हुआ है 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 250 न्यूटन। यानी कि कार को मुड़ने के लिए 250 न्यूटन चाहिए, लेकिन रोड हमें दे कितना सकती है, 200 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि कार जो है वो स्किड कर जाएगी क्योंकि उसके पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। तो इसका आंसर है कि कार विल स्लिप एंड हिट द बैरियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्पेसिफिक हीट जो सी है वो जब आप आइसोथर्मल के लिए लेंगे और एडियाबैटिक के लिए लेंगे तो उसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी। आप लोगों ने याद रखना है कि आइसोथर्मल के लिए उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, क्योंकि आप कितनी भी हीट देते रहे आप टेम्परेचर ज्यादा नहीं कर सकते। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो है वो 0 है, क्योंकि आप कोई हीट दे ही नहीं सकते। तो इसलिए आइसोथर्मल के लिए कितना है, इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि a body starts vibrating from extreme position and after reaching the extreme position of other side it comes to mean position। यानी कि एक बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, वो एक्सट्रीम तक गई और वापस वो मीन तक आ गई, तो उसने कितने एम्पलीट्यूड कवर किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक एक एम्पलीट्यूड, फिर यहां से यहां तक दूसरा एम्पलीट्यूड, और फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक थर्ड एम्पलीट्यूड। तो इस बॉडी ने 3 एम्पलीट्यूड कवर किए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, कूलम ने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। और ये बात याद रखनी है कि बोथ चार्जेस विल एक्सर्ट इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इज ऑलवेज ऑपोजिट, ये बात ठीक है।
इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, ये बात बिल्कुल गलत है। और डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो स्टूडेंट्स ये बात भी गलत है, क्योंकि चार्जेस चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, हमेशा फोर्स जो है वो ऑपोजिट ही एक्ट करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड। तो स्टूडेंट्स देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप वायर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे और वो मूव करने लग जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी वजह से जो करंट बनता है उसको हम कहते हैं स्टेडी करंट। ठीक है, तो स्टेडी करंट भी डायरेक्टेड होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डायरेक्टेड होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका आंसर है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि एम्पेयर्स लॉ इज एप्लीकेबल टू डैश व्हाइल गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल टू डैश। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आपके पास गॉसेस लॉ हो जो आपको कहता हो कि फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट, या चाहे आपके पास एम्पेयर्स लॉ हो जो कि आपको कहता हो बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको क्लोज्ड 3D सरफेस नेसेसरी है, अदरवाइज ये लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एम्पेयर लॉ को अप्लाई करने के लिए क्लोज्ड 2D पाथ चाहिए, अदरवाइज आप एम्पेयर लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। तो एम्पेयर लॉ इज एप्लीकेबल टू क्लोज्ड पाथ और गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल टू क्लोज्ड सरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज इन अ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कॉल्ड। तो स्टूडेंट ये एक बहुत इजी सवाल है जिसको थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज में लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि ये हीट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग इट्स वर्किंग दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। तो यानी कि ट्रांसफार्मर की ही डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए चेंज द लेवल ऑफ पोटेंशियल या चेंजेस पोटेंशियल करंट एक ही बात है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि द रेक्टिफायर सर्किट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द हाई पावर एप्लीकेशन इज। तो स्टूडेंट्स ये जरा कुछ सवाल हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। जब भी सवाल है मोस्ट कॉमनली यूज का तो आपने इसका आंसर करना है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अगर आपको सवाल आए हाई पावर सर्किट्स का, इसमें दोनों बातें लिखी हुई हैं, तो उसका आंसर भी होगा ब्रिज रेक्टिफायर। अगर आपको सवाल आए कि स्टेप डाउन करने के लिए कौन सा रेक्टिफायर सर्किट यूज होता है, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर वो यूज होता है। ठीक है, तो हाई पावर के लिए क्या होता है यूज, आपके पास ये ब्रिज सर्किट, और लो करने के लिए या वोल्टेज लेवल को डाउन करने के लिए कौन सा रेक्टिफायर यूज होता है, तो उसका आंसर होगा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड्स यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स इक्वल होती है हमारे पास W के, और ये इक्वल होता है हमारे पास रेवोल्यूशन या रोटेशंस पर सेकंड या मिनट के। तो यहां पर बोला हुआ है 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और 1 रेवोल्यूशन को मैं लिख सकता हूं 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई बच जाएगा जो कि इक्वल होता है 3.14 के। तो ऑप्शन नंबर सी 3.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि द फॉलोइंग फिगर शोज द क्वार्क मॉडल फॉर विच द सब एटॉमिक पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एटलीस्ट 2 चीजों का जो है वो क्वार्क याद रखने हैं। एक आपके पास जो है वो प्रोटॉन है और दूसरा जो है वो आपके पास न्यूट्रॉन है। आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोटॉन के पास 2 अप और 1 डाउन क्वार्क होता है, जबकि न्यूट्रॉन के पास 2 डाउन और
एक अप क्वार्क होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क। तो ये हमारे पास होता है प्रोटॉन के पास, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वेवलेंथ जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। अब हमें ये बात पता है कि अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज में फ्रीक्वेंसी के या वेवलेंथ के हिसाब से लिखूं तो लेमैन का वेवलेंथ सबसे कम होता है, फिर बारी आती है बाल्मर की, और इस तरह से पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड इस तरह से चलता है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है लेमैन की, और किसमें लाई करती है, अल्ट्रावायलेट में। फिर बारी आती है बाल्मर की, और किसमें लाई करती है, विजिबल रीजन में। और फिर बारी आ जाती है पास्चन और बाकी सबकी, और ये सारी किसमें लाई करते हैं, इंफ्रारेड में। तो अगर मुझसे सवाल पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर होगा लेमैन सीरीज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे कम वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट सवाल है कि इन क्वांटम स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स द लार्जेस्ट चेंज इन वेवलेंथ अकर्स व्हेन फोटोन इज स्कैटर्ड थ्रू। तो स्टूडेंट्स लार्जेस्ट हमें पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा कि डेल्टा लैम्डा इक्वल होगा h/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा के। अब अगर इस थीटा को मैं ले लूं 180 डिग्री, तो ये चेंज हो जाएगा मेरे पास h/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ 180 डिग्री। तो cos 180 होता है मेरे पास -1, तो h/m0c 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2h/m0c, और ये वो मैक्सिमम वैल्यू है क्वांटम इफेक्ट की जो मेरे पास पॉसिबल है, और ये किस एंगल पे हो रही है, 180 डिग्री पे हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि इन स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एक स्टैंडिंग वेव बना दूं आपके लिए, यहाँ पे ये हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव है, तो बल्कि इसको मैं एक डुअल वो बना देता हूं ताकि हम मजीद एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगर मैं दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस ले लूं, यानी कि यहां से यहां तक, तो ये होता है मेरे पास λ/2। इसी तरह अगर मैं दो एंटी नोड्स का डिस्टेंस ले लूं, यानी कि यहां से यहां तक, तो ये भी होता है λ/2। और अगर मैं एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस ले लूं, तो ये होता है λ/4। तो यहां पर अगर मुझसे पूछा हुआ है कि नोड और एंटी नोड, यानी कि ये चीज पूछी हुई है, तो ये किसके इक्वल है, λ/4 के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द लॉन्च पॉइंट इज 17 मीटर पर सेकेंड, यानी कि Vy हमें दिया हुआ है 17 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही हमें बोला हुआ है कि वेलोसिटी एट टॉप, तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एट टॉप इज इक्वल टू Vx, और वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि एट व्हाट एंगल वाज इट थ्रोन, यानी कि एंगल हमने फाइंड करना है। तो एंगल इक्वल होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स माइनस Vy ओवर Vx के। तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स Vy, यहां पर हमारे पास 17 है और Vx जो है वो हमारे पास 10 है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1.7, जो कि बनता है हमारे पास 60 डिग्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 60 डिग्रीज वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि ट्रक ऑफ मैस 200 kg मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक ट्रक जा रहा है और ये 200 kg का है और मूव कर रहा है विद 4 मीटर पर सेकेंड। इट अप्लाइज द ब्रेक एंड कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। तो इसे जो टाइम लगता है वो लगता है 10 सेकेंड का। तो हमें ये बताना है कि पावर ऑफ ब्रेक्स कितनी है। तो स्टूडेंट्स पावर को मैं लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर मैं सिर्फ फाइंड कर लूं तो वो इक्वल हो जाएगी हाफ mv² के। तो अगर मैं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखूं तो वो हो जाएगी हाफ, मैस जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है 200 kg, और वेलोसिटी जो है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इसकी हमारे पास आ जाएगी 1600 जूल। अब जब मैं इसमें डालूंगा तो यह आ जाएगा 1600 इनिशियल माइनस 0 जो कि फाइनल है,
डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 160 वॉट, या इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 0.16 किलो वॉट, जो कि बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि अ मूविंग बॉडी इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव, देखिए स्टूडेंट्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इधर लिखा हुआ है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, इसलिए वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्या उसकी यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? नहीं, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। क्या उसकी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकती है? नहीं, क्योंकि उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है अगर, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। और क्या उसकी यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकती है? नहीं, क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। तो इस बॉडी के पास इसमें से कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए नन ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि आइडियल गैस हैज इनिशियल वॉल्यूम V एंड अ प्रेशर P. If the volume of a gas is doubled during expansion, the minimum work done will be in which thermodynamic process? तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि मिनिमम वर्क डन किस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हुआ है। तो स्टूडेंट्स वर्क डन का जो एक वो है पैटर्न है, वो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज मैक्सिमम, उसके बाद बारी आती है आइसोबैरिक की, उसके बाद बारी आती है आइसोथर्मल की, फिर बारी आती है एडियाबैटिक की, और फाइनली जो है वो आता है आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक का वर्क डन हमारे पास होता है जीरो। तो यहाँ पर आइसोकोरिक तो हो नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रही है। तो उसके बाद बारी आती है एडियाबैटिक की, तो इसका आंसर होगा एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन सबसे कम होगा। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन अ टेस्ट चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जा रही होती है बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की फील्ड आ रही होती है अंदर की तरफ। ठीक है, तो अगर एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से दूर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, और अगर वही टेस्ट चार्ज नेगेटिव के करीब आ रहा है तब भी उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों केसेस में पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डिक्रीज। लेकिन अगर इसी की जगह आपको पोटेंशियल की जगह दिया होता इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सेम सवाल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा होता, तो देन इसका आंसर हो जाता कि इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के केस में इंक्रीज होती है और नेगेटिव के केस में डिक्रीज होती है। सॉरी, पॉजिटिव के केस में डिक्रीज होती है और नेगेटिव के केस में इंक्रीज होती है। तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि इस सेम सवाल में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पूछ सकते हैं और पोटेंशियल का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इफ a is the length of a string, then what is the wavelength of a stationary wave if 16 loops are created across the length a? तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमसे ये पूछा हुआ है कि अगर आप कोई भी वायर ले लें, ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि लेंथ के अंदर आपके पास लैम्डा बाय एन लैम्डा बाय 2 वेवलेंथ्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 16 लूप्स दिए हुए हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16, और लेंथ जो है वो हमें a दी हुई है, तो ये a हो जाएगा। तो अब हमसे इन्होंने पूछा है वेवलेंथ, तो मैं लिख सकता हूं कि लेंथ की जगह a इज इक्वल टू 16 लैम्डा बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8, या सिंपल लैम्डा इक्वल हो जाएगा a बाई 8। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम विच इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स E जो है वो इक्वल होता है हमारे पास F बाई क्यू के, जो कि इक्वल हो जाएगा न्यूटन पर कूलम के, लेकिन साथ ही साथ E हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी इक्वल होता है, तो इसको मैं वोल्ट पर मीटर भी लिख सकता हूं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस, तो स्टूडेंट्स
परमिएबिलिटी ये जो म्यू नॉट होता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ में, जो कि कहता है बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट इक्वल हो जाएगा बी एल डिवाइडेड बाय आई। अब बी का यूनिट होता है टेस्ला, एल का यूनिट होता है मीटर और आई का यूनिट होता है एम्पेयर। तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन एसी जनरेटर। तो इसका आंसर है आर्मेचर रेजिस्टेंस। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर जनरेटर होगा तो जनरेटर के अंदर एक बैक मोटर चल रही होगी, जो कि उसकी मेन रेजिस्टेंस की कॉज होगी, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज करने की कॉज होगी। और अगर एक मोटर होगी तो उसके अंदर बैक ईएमएफ बन रही होगी, जो कि उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस करने की मेन कॉज होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जनरेटर के केस में जब भी आंसर आए तो आर्मेचर रेजिस्टेंस लिखनी है, और मोटर के केस में अगर आंसर आ जाए तो वो बैक ईएमएफ उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि फॉर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर इज ऑलवेज। अच्छा जी, यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज की बात हुई है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर आ जाए तो उसकी इक्वल होती है वी मैक्सिमम के। अगर आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर आ जाए तो उसकी इक्वल होती है 2Vm के। और अगर आपके पास सेंटर टैप ट्रांसफार्मर आ जाए तो उसकी भी इक्वल होती है वी मैक्सिमम के। और जो वी मैक्सिमम होता है वो आपके पास ग्रेटर होता है वी इनपुट से, तो इसलिए हम कहेंगे कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्टार्टिंग विद द सैंपल ऑफ प्योर कॉपर 7/8 ऑफ इट्स डिके इनटू जिंक इन 15 मिनट्स, यानी कि बेसिकली हमें जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 15 मिनट्स का, और स्टार्टिंग जो डिके हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने 7/8 का। तो जो अनडिकेट होगा वो होगा 1 माइनस 7/8, तो अनडिकेट होगा हमारे पास 1/8। ठीक है, अब हमें यह बात पता है कि अनडिकेट इक्वल होता है इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n। अब अनडिकेट है हमारे पास 1/8, इनिशियल हमारे पास 1 है और 2 रेज़ टू द पावर n। 1/8 को मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा n हमारे पास इक्वल टू 3। ठीक है, अब n अगर 3 है तो n इक्वल होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ के। तो हाफ लाइफ इक्वल हो जाएगी हमारे पास t डिवाइडेड बाय n के। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वेव नंबर इज RH/9 द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज इज। तो स्टूडेंट्स वेव नंबर अगर मैं फर्स्ट लाइन का लूं तो वो इक्वल हो जाता है RH, बल्कि इसको अगर हम इस तरह देख लें कि वेवलेंथ इक्वल होती है 1/RH इंटू n स्क्वायर के। तो जो वेव नंबर हो जाएगा वो क्योंकि 1 ओवर वेवलेंथ होता है तो ये 1 ओवर n स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 9 जो है यानी कि 3 अगर मैंने वैल्यू ली थी तो 3 होता है हमारे पास लीमैन बाल्मर पास्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा सी पास्चन सीरीज। नेक्स्ट सवाल है कि फॉर डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इज 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमें एनर्जी दी हुई है जो कि है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी से हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी इक्वल होती है HF के। तो यहाँ पर F इक्वल हो जाएगा E/H के। अब यहाँ पर E हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 6.6 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19 और डिवाइडेड बाय h हो जाएगा हमारे पास 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है। तो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो मेरे पास बच जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 34। तो ये आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 15। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
1.6 एक्सपोनेंट 10 raised to the power 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि if the distance between the origin of the wave and the first amplitude form is 2 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये एक वेव है हमारे पास, तो ओरिजिन से लेकर जो फर्स्ट एम्पलीट्यूड है यानी कि जो ये जगह बनती है, इसका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फुल वेव कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो जो लैम्डा हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 2 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मैसिव बॉडी स्ट्राइक्स अ वेरी लाइट बॉडी एट रेस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक बॉडी है बहुत हैवी है, वो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से और वो स्ट्राइक करती है एक छोटी बॉल को जो कि रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो हमें ये क्या बताना है कि लाइट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आफ्टर इलास्टिक कोलिजन मैसिव वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी सेम रहेगी यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, और लाइट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी मैसिव बॉडी की वेलोसिटी के, यानी कि 2 इंटू 20 40 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट सरफेस ऑफ द अर्थ की अगर मैं बात करूं तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे हाइट हमारे पास 0 हो जाती है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि mgh के होती है और h 0 हो गई तो एनर्जी भी जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। The ratio of dimensions of angular acceleration to angular velocity gives the dimension of। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशन की तो वो होते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी के यानी कि ओमेगा के तो उसके डायमेंशन इक्वल होते हैं रेडियन पर सेकंड के। तो ये रेडियन रेडियन से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 सेकंड इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/सेकंड जो कि होता है हर्ट्ज के या फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो सवाल हमें ये कहा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट Cp माइनस Cp इज इक्वल टू 2 कैलोरीज। अच्छा, अब यहां पर हमें पूछा हुआ है मैकेनिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जब भी आपसे पूछा होगा तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट आपके पास इक्वल होता है R डिवाइडेड बाय Cp माइनस Cv। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 8.3 और यहाँ पर जो Cp माइनस Cv की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 अप्रोक्सीमेटली 4 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.1 जूल पर कैलोरी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि द नेट चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो स्टूडेंट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम जब भी देखेंगे तो एक प्लेट के ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज होगा, और नेट चार्ज अगर मैं करूं तो वो हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अ स्टेशनरी वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 165, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि मुझे 2 कंसेक्यूटिव नोड्स फाइंड करने हैं तो 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2, लेकिन उसके लिए हमें पहले लैम्डा चाहिए जो कि मैं निकाल सकता हूं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा मेरे पास v बाय एफ, तो ये v जो है ये हो जाएगा 330 और f जो है वो हो जाएगा 165। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 165 2s r जो है वो 330 बनता है, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर। अब 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 2, तो 2/2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि Ohm's curve is plotted for copper and silver alloy and it is found that curve for copper is steeper than that of the silver alloy। यानी कि बात ये की हुई है कि अगर मैं एक कर्व को प्लॉट करूं तो कॉपर का कर्व मेरे पास इधर आया है और जो हमारे पास सिल्वर है उसका कर्व हमारे पास इधर आया है इस जगह पे।
तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इसका जो कर्व है या इसकी जो स्लोप है वो इक्वल होती है I बाय V के, जो कि इक्वल होती है कंडक्टेंस के। तो अगर आपके पास स्लोप स्टीप है तो इसका मतलब है कि कंडक्टेंस ज्यादा है, और अगर स्लोप कम है तो इसका मतलब है कि कंडक्टेंस कम है। तो अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो अगर कॉपर की स्टीप ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कॉपर की कंडक्टेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। तो इट हैज मोर कंडक्टेंस, नहीं। इट इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ करंट, यस। इट्स रेजिस्टेंस इज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये बात है, क्योंकि सॉरी, रेजिस्टेंस इज नॉट डिक्रीज, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, क्योंकि तमाम मेटल की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी के कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर। नेक्स्ट सवाल है कि सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ लूप, यानी कि अगर ये सर्कुलर वायर है और ये इसका प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उसके परपेंडिकुलर जा रही हैं। व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज विद टाइम। तो याद रखिएगा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रही होगी तो आपके पास नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल में करंट जो फ्लो करता है वो एंटी क्लॉकवाइज करता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही होगी तो लेंजिस रूल के हिसाब से साउथ पोल बनेगा, और साउथ पोल में हमेशा करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस करंट जो है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो ये फर्स्ट वाला सिनेरियो होगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास, काउंटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि if the magnitude of both charges is doubled and the distance between them is half, then the electric force becomes। तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्टूडेंट्स इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के। तो अगर दोनों चार्जेस को डबल कर दें तो ये 2Q1 इंटू 2Q2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अगर डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया है तो 1/2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, और आंसर मेरे पास आ जाएगा 16 टाइम्स, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट अगर आपको सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ तो वेलोसिटी विल बी 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जहां पर जो एडिशनल वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वैक्यूम का, और साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट सवाल है कि मीन लाइफ ऑफ अ नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका डिके कांस्टेंट, सॉरी, उनकी हाफ लाइफ जो है वो इनफाइनाइट होती है, उनका डिके कांस्टेंट जो है वो 0 होता है, और 1 डिके कांस्टेंट क्योंकि मीन लाइफ होती है, तो अगर आप 1/0 करेंगे तो आपके पास आंसर इनफाइनाइट आएगा, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप टू ऑर्गन पाइप इन फंडामेंटल नोड इज। तो स्टूडेंट्स अगर मैं फंडामेंटल नोड बात करूं ओपन पाइप की, तो वो इक्वल होता है, सॉरी, पहले क्लोज पाइप की लिखी हुई है, तो क्लोज पाइप की इक्वल होती है V/4L के, और ओपन पाइप की अगर मैं बात करूं तो वो इक्वल होती है V/2L के। ये V से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा L से कैंसिल हो जाएगा, 2 से, तो यहां पर आ जाएगा 1/2, या मैं सिंपली कह सकता हूं कि 1:2, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज अ। तो स्टूडेंट्स इसमें आएगी तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसका रीजन ये है कि वैसे हमें ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, यानी कि आप जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे लाइट की, उतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। लेकिन इसमें बात यह है स्टूडेंट्स कि जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे 0 से, यहाँ पे 0 है,
तो एक खास फ्रीक्वेंसी आएगी जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होंगे। तो इसलिए ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये आगे से स्टार्ट होता है, लेकिन होता स्ट्रेट लाइन है। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ये ग्राफ स्टार्ट होगा, तो इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्कल ऑफ 5 मीटर रेडियस इन 5 सेकेंड इज। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी इक्वल होती है ओमेगा आर के, और ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई बाय टी के, और इनटू आर हमारे पास दिया हुआ है 5। तो टाइम जो है उसने 2 पाई यानी कि कंप्लीट सर्कल कवर किया है आपके पास 5 सेकंड में, इंटू 5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे 2 पाई बच जाएगा, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि विच इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी अमॉन्ग दीज। तो 1 अर्ग इक्वल होता है 10⁻⁻⁷ जाउल्स के, 1 जाउल इक्वल होता है 1 जाउल के, 1 वॉट आवर इक्वल होता है 3.6 किलो जाउल के, और किलोवाट इक्वल होता है 3.6 मेगा जाउल के। तो ये जो किलोवाट आवर है ये आपके पास बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, यानी कि रेडियस हमें दिया हुआ है 4 मीटर। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ इट्स मूव 14 मीटर ऑन इट्स सर्कुलर पाथ, यानी कि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 14 मीटर। तो थीटा इक्वल होता है हमारे पास s बाय आर के, s यहाँ पर 14 है और r जो है वो 4 है। 4 अप्रोक्सीमेटली 3/12 होता है, लेकिन इसका आंसर 3 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 3.5 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पॉजिटिव चार्ज हैविंग अ मास ऑफ 1 kg एंड अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड इनसाइड अ वर्टिकल ट्यूब इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 मीटर। अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जा रही है इस तरह से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 न्यूटन पर कूलम है, और एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है जिसका मास जो है वो 1 kg है और जिसका चार्ज जो है वो 2 कूलम है। अब इस तरह है कि ग्रेविटी जो है वो इस चार्ज को नीचे खींचेगी, यानी कि mg इसको नीचे एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इक्वल होती है EQ वो इसको अपवर्ड लेके जाने की कोशिश करेगी। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी फोर्स ज्यादा है, क्योंकि जो फोर्स ज्यादा हुई ये चार्ज उस तरफ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं mg की, तो यहां पर मैं कैलकुलेट करूं तो मास 2 है और ये 2 न्यूटन 2 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सॉरी मास जो है वो 1 है और g जो है वो 10 है, तो 1 इंटू 10 न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूं तो 1 और चार्ज जो है वो 2 है, तो 2 कूलम आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ग्रेविटी क्योंकि इसे नीचे खींचेगी तो इसका आंसर होगा बॉटम, कि ये चार्ज बॉटम पे फॉल करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है बिकॉज ऑफ जेट लैग एरोप्लेन कॉजेज साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इन एयरपोर्ट द क्रू मेंबर मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन एट अ स्पीड ऑफ 165 hears the jet lag sound of frequency। तो स्टूडेंट्स ये सवाल इस तरह है कि एक स्टेशनरी सोर्स है, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है वो उस स्टेशनरी सोर्स की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं ले लूं इसकी न्यू फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है, इनटू ओल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर सोर्स जो है वो एक एरोप्लेन है जिससे साउंड एमिट हो रहा है और वो रेस्ट पे है, ठीक है, यहां पर साउंड एमिट हो रहा है, और यहां पर एक ऑब्जर्वर है जो कि मूव कर रहा है इस तरफ, और उसकी वेलोसिटी जो है वो है 165 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और दोनों क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि u प्लस ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय सोर्स जो है वो रेस्ट पे है, तो ये 330 ही हो जाएगा इनटू ओल्ड फ्रीक्वेंसी।
अब यहां पर अगर मैं लिखूं तो 330 प्लस 165 डिवाइडेड बाय 330 इनटू ओल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि है हमारे पास 50 हर्ट्ज। अब यहां पर मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 330 1 हो जाएगा और 165 और 330 1/2 हो जाएगा और इंटू 50 हो जाएगा। 1 प्लस हाफ जो है वो आपके पास 1.5 होता है, जिससे मैं लिख सकता हूं 3/2 इंटू 50। ये 2 कैंसिल होके 25 हो जाएगा और 25 3 और हमारे पास होता है 75। तो सी ऑप्शन 75 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स r/2 देन द रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा, अब आप में से काफी स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है वो रेडियस को हाफ करके लेंथ को जो है वो डबल कर देंगे और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो अगर आपने रेडियस को जो है वो हाफ किया है तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/4। तो एरिया को आपने 1/4 टाइम्स किया है, तो जो लेंथ होगी इसकी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। और अब रेजिस्टेंस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो लेंथ 4l हो जाएगी और एरिया जो है वो 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 16 टाइम्स, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम फॉर एन एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है? वेक्टर एरिया ही कहलाता है। तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है डेल्टा फाई बाई टी। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे ये डिपेंड करता है, टाइम पे ये डिपेंड करता है, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह इंड्यूस करंट होता तो इंड्यूस करंट होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस या डेल्टा थीटा बाय आर टी। तो इंड्यूस करंट इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, जबकि इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ 2 पे। नेक्स्ट सवाल है कि टू बॉडीज हैविंग मोमेंटम इन द रेशियो ऑफ 1:2 आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि मोमेंटम जो है वो 1:2 है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है और हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। इन तीनों वेरिएबल्स से जो चीज निकलती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी इंटू वी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, और अगर मोमेंटम का रेशियो 1:2 है तो काइनेटिक एनर्जी का भी 1:2 ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि द एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा का पूछा हुआ है। तो अल्फा इक्वल होता है डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। तो अगर मैं इसमें से देखूं तो ये ए ऑप्शन ठीक है हमारे पास और ये बी डी सी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसलिए सी